नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बारिश से प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने केरल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 25 हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। देश में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.12% हुई। उत्तराखंड में सभी पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं और निवेशकों से मुलाकात की। कहा, भारत ने राजस्व लाभ सहित विदेशी निवेश संबंधी नीतियों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए इजरायल की सराहना की। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिकरण और सतत विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की 5 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत बुधवार को अफगानिस्तान पर आयोजित मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक जारी और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज शाम दुबई में इंग्लैंड के साथ पहला अभ्यास मैच खेलेगी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 19वां प्रश्न है, भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। एक प्रतिभाशाली और भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। वर्षा प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान पूरे जोरों पर है। तेज वर्षा से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अरब सागर में दबाव के कमजोर पड़ने के कारण पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही लगातार बारिश में कुछ कमी आई है। बारिश से सबसे अधिक प्रभावित जिले कोट्टायम, इडुक्की और पथनमथिट्टा में बचाव कार्य जोरों पर है। सशस्त्र बल, पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीम इसमें लगी हुई है। 8,000 से अधिक लोगों को विभिन्न राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज आपातकालीन बैठक में स्थिति का जायजा लिया। 25 अक्टूबर तक कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल तेज वर्षा की संभावना कम है। अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन बुधवार से बारिश तेज होने की संभावना है। केरल में इडुक्की बांध का जलस्तर आज शाम खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति जल्द ही बांध से पानी छोड़ने पर फैसला लेगी। एर्नाकुलम जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर एहतियाती कदम उठा रहा है। पंपा, ककट्टर और चालकुडी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने शबरीमाला तीर्थयात्रा स्थगित करने के संकेत दिए हैं। कोट्टयम और पथनमथिट्टा जिलों में पिछले 2 दिनों में हुई मूसलाधार वर्षा से अलपुझा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पथनमथिट्टा में कक्की बांध से पानी छोड़े जाने से अलपुझा जिले में नदियों का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से फोन पर बात की और राज्य में तेज वर्षा और चट्टानें खिसकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने केरल में प्राकृतिक आपदा में कुछ लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर घायलों और प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र केरल में स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। गृहमंत्री ने बताया कि सहायता और बचाव अभियान के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की कई टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केरल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वे बहुत व्यथित हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों के सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उत्तराखंड में आज सुबह से ही अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तेज वर्षा के कारण एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम भी हरिद्वार पहुंच गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वर्षा प्रभावित स्थानों पर भेजा जा सकता है। राज्य की राजधानी देहरादून से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर मध्यम से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मौसम गतिविधि होने की संभावना के साथ राज्य के सभी जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी भविष्यवाणी की गई है। उधर चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला प्रशासनों के साथ बैठकर मौसम की चेतावनी से जुड़े हालात का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके मद्देनजर कुछ जिलों के स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। बागपत और मेरठ जिलों में प्रशासन ने इस चेतावनी के मद्देनजर कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल आज बंद कर दिए हैं। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने कार्यक्रम के अनुसार होती रहेंगी। कई जिलों में कल से ही बूंदाबांदी हो रही है और कुछ जगहों पर वर्षा जनित दुर्घटनाएं तथा बिजली गिरने से लोगों के मरने का भी समाचार है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इधर दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में भी लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि तेलंगाना के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो रही है और इसका असर देश के उत्तर पश्चिमी भागों पर पड़ रहा है।
केरल में 18 तारीख में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा और हेवी रेनफॉल होने का कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केंद्रीभूत है, वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और उम्मीद है कि ये दोनों सिस्टम के प्रभाव में 18 तारीख और 19 तारीख को नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, वेस्ट एमपी वगैरह में इसका असर देखने को मिलेगा। स्पेशली वेस्ट उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग मौसम और जलवायु विज्ञान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के साथ विशेष साक्षात्कार प्रस्तुत करेगा। इसे आज रात 9:15 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.12% हो गई है। कुल 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोविड संक्रमण के अब 1,89,000 मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। उत्तराखंड में सभी पात्र आबादी को निर्धारित लक्ष्य से 3 महीने पहले कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीकाकरण से जुड़े सभी सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संगठनों का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड प्रशासन द्वारा सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाए जाने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये उपलब्धि कोविड महामारी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीकाकरण अभियान वैश्विक महामारी से निपटने में बहुत निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में जन भागीदारी बहुत अहम है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही है। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर बैठक में मुख्य रूप से चर्चा होगी। किसान आंदोलन और कोविड की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। महामारी के दौरान भाजपा पदाधिकारियों की ये पहली विस्तारित बैठक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने आज श्रीनगर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और सतत विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन में रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देश्य टावर, चिकित्सा महाविद्यालय और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करना शामिल हैं। एक ट्वीट संदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट किया। वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बारिश से प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने केरल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 25 हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उत्तराखंड में सभी पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं और निवेशकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत के साथ साझेदारी की और मजबूत बनाने के लिए इजरायल की सराहना की। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की 5 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत बुधवार को अफगानिस्तान पर आयोजित मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक जारी और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज शाम दुबई में इंग्लैंड के साथ पहला अभ्यास मैच खेलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं और निवेशकों के साथ संवाद के दौरान बताया कि भारत ने विदेशी निवेश की नीतियों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए हैं। इनमें राजस्व लाभ भी शामिल है, जिनसे भारत में निवेशकों और उद्योगों के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री सप्ताह भर के अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री जेनेट येलन सहित कई नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटलीकरण की क्षमता का पूरा लाभ उठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इजरायल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नवाचार पारिस्थितिकी संस्था के साथ उनकी उपयोगी बातचीत हुई है। ट्वीट के जरिए डॉक्टर जयशंकर ने भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत बनाने में दिलचस्पी लेने के लिए इजरायल की सराहना की। भारत अफगानिस्तान पर आयोजित मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। रूस द्वारा आयोजित ये बैठक बुधवार को मॉस्को में होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत संयुक्त सचिव स्तर की इस बैठक में भाग लेगा। इस वर्ष अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ये पहली मॉस्को प्रारूप बैठक है। बैठक में पहली बार भारत और तालिबान के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। तालिबान ने भी बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहां के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने बताया, All the countries will be participating in the Moscow format of discussions. None of them has so far recognized the Taliban dispensation in Kabul. So India is not alone in that it has not recognized. None of the other countries have also recognized. So I think we are moving forward, but this is a huge step forward as far as India is concerned. So this will be the first time that India will be sitting around the same table with the Taliban representatives, with the Taliban senior officials, political officials, and having discussions. नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की छमाही बैठक नई दिल्ली में चल रही है। 5 दिन के सम्मेलन में नौसेना के संचालन और सामग्री से संबंधित तैयारियों तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हैं। पुरुषों के T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा। इससे पहले भारतीय टीम आज दुबई में इंग्लैंड के साथ अभ्यास मैच खेलेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे रामकृष्ण खत्री के बारे में। 18 अक्टूबर रामकृष्ण खत्री की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1902 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही रामकृष्ण खत्री बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने उदासीन मंडल की स्थापना की, जहां उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण खत्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। वहां राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसोसिएशन को फैलाने का काम दिया। काकोरी डकैती के बाद रामकृष्ण खत्री को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब खत्री जेल से रिहा हुए तो उन्होंने तुरंत अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने के प्रयास शुरू कर दिए। रामकृष्ण खत्री के प्रयासों के कारण ही काकोरी में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जा सका। रामकृष्ण खत्री विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक थे। उनकी पुस्तक शहीदों की छाया नागपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति पुस्तक भी लिखी। राष्ट्र देवता से, राष्ट्र प्रेषिता से, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारता से। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बलूटी गांव में हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जल्दी ही हो गई थी। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने एक लीफलेट लिखकर साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया था, उन्हें 14 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें नैनीताल के जेल भेज दिया गया, जहां उनके पिता पहले से ही बंद थे। 15 महीने बाद जेल से रिहा होने पर 1944 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। नारायण दत्त तिवारी ने MA राजनीति विज्ञान में विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से LLB के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी और 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1952 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव में वे नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वे चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बने। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त तथा वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। नारायण दत्त तिवारी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। नारायण दत्त तिवारी का निधन उनके जन्मदिन 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून की रचना वॉल्टर कॉफमैन ने की थी। वे उन यहूदी शरणार्थियों में से थे जिन्होंने नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए भारत में आश्रय लिया था। 1937 से 1946 तक उन्होंने आकाशवाणी के बम्बई केंद्र में संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। कॉफमैन ने बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अब एक नजर आज के मौसम पर। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला, गुवाहाटी और गंगटोक में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लीजिए। भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश से प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने केरल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 25 हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। देश में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.12% हुई। उत्तराखंड में सभी पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं और निवेशकों से मुलाकात की। कहा, भारत ने राजस्व लाभ सहित विदेशी निवेश संबंधी नीतियों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए इजरायल की सराहना की। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिकरण और सतत विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की 5 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू।
भारत बुधवार को अफगानिस्तान पर आयोजित मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक जारी और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज शाम दुबई में इंग्लैंड के साथ पहला अभ्यास मैच खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।